राकेश जी, बड़ा कंफ्यूजन सा हो गया है भाई। जांच अगर जारी है, जांच चल रही है, उससे पहले ही कैसे आरोप तय कर दिए? कैसे 508 करोड़ के लेन देन का आरोप लगा दिया गया? देखिए पूजा जी, ये आरोप ही लगाए गए हैं अभी, और जब जांच होती है तो जांच में आरोप ही आते हैं। अगर न्यायपालिका में पहुंच गया होता और साबित हो गया होता तो अब तक तो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए होते और अब तक सजायाफ्ता कैदी वाली वर्दी अब तक मिल चुकी होती। लेकिन मैं आपके आज जो सहयोगी वैभव पांडे जी हो या आज राजीव रंजन जी, मैं दोनों के विश्लेषण से सहमत नहीं हूं। वैभव जी कह रहे हैं कि इस मुद्दे का चुनाव से कोई असर नहीं होगा। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है ये कोई आसमान से बरसा हुआ पैसा नहीं है, ये कोई कहीं बाहर से आया हुआ पैसा नहीं है। ये इसी छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है जो चुनाव में दुरुपयोग जिसका किया जा रहा है, चुनाव में जनमत को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता इस प्रकार के किसी छलावे को बर्दाश्त नहीं करेगी, पहली बात। दूसरी बात, राजीव जी ने कहा कि ये सेलेक्टिव तरीके से जब छापे पड़ते हैं तो निश्चित तौर पर इस तरह के आरोप लगते हैं। सुशील वासवानी भारतीय जनता पार्टी के नेता मध्य प्रदेश में, जिनके घर इस तरह के छापे पड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कोई आरोप नहीं लगाया। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के विधायक अजय सिंह हरैया से बस्ती से, उनके घर पे इनकम टैक्स के छापे पड़े, भारतीय जनता पार्टी ने कोई आरोप नहीं लगाया। मध्य प्रदेश में अभी मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र के भीतर कुछ छापे पड़े तो कांग्रेस पार्टी को बड़ा आनंद आ रहा था। मैं फिर बार बार दोहरा रहा हूं, 5,903 छापे अब तक ईडी ने डाले हैं 2005 से लेकर के 2023 तक। इसमें केवल 3% तक छापे राजनीतिक लोगों के घर पड़े हैं, राजनीतिक व्यक्तित्वों से जुड़े हुए लोगों के यहां पड़े हैं। उसके बावजूद बार बार ये कह करके ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े करना, ये देश के संवैधानिक वो आंकड़ा कैसे भूल जाएं? 121 टोटल नेता आपके कार्यकाल में जिनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई, उनमें से 95% नेता सिर्फ विपक्ष के, और आपके नेताओं की वो संख्या रह जाती है सिर्फ 6%। फिर इन आंकड़ों का क्या करें? नहीं, ये आंकड़ा बिल्कुल झूठा है, ये आंकड़ा बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी पार्टी से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति पर अगर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होती है तो हम कभी हाय तौबा नहीं मचाते हैं, और इसीलिए जानबूझ करके वो मीडिया में सुर्खियां नहीं बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी से कोई जुड़ा हो या कोई कांग्रेस से जुड़ा हुआ हो, अगर किसी ने अपराध किया है तो अपराध का दंड उसको मिलकर के रहेगा। ये भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, और इसमें किसी प्रकार की कोई ढीलावाली नहीं हो सकती है। और क्या इस बात का आसरा दिया जा सकता है कि चुनाव चल रहे हैं इसलिए ईडी घर बैठ जाए, चुनाव चल रहे हैं इसलिए इनकम टैक्स कोई छापे ना डाले? अरे 5 करोड़ रुपए किसी ड्राइवर के पास से बरामद हो रहे हैं, ये कैश आंखों के सामने दिखाई पड़ रहा है, ये नोटों की गड्डियां दिखाई पड़ रही हैं। पश्चिम बंगाल के मंत्रियों के घर से अगर पैसे बरामद हो रहे हैं तो क्या एजेंसियां आंख मूंद लें? ये पैसे जनता की गाढ़ी कमाई है, किसी को लूट की छूट नहीं दी जा सकती। इसीलिए तो सवाल है ना राकेश जी, क्यों ये कार्रवाई झारखंड में, क्यों ये कार्रवाई तमिलनाडु में, क्यों छत्तीसगढ़ में, क्यों राजस्थान में, क्यों वो यूपी नहीं हो सकता, क्यों वो मध्य प्रदेश नहीं हो सकता, क्यों आपके शासित राज्यों में ये कार्रवाई क्यों नहीं नजर आती? आप नहीं पूजा जी, मैंने तो अभी उदाहरण देकर के तुरंत बताया, किसी चुनाव के दरमियान 3 नाम आपने गिनाए, 3 नाम, और मैं पिछले 1 महीने की अगर कार्रवाई में आपको 10 नाम गिना दूं। आप कहिए तो पूरा बुलेटिन जारी करें, पूरा बुलेटिन जारी कर देते हैं इसको लेकर के। मैं झारखंड में किस प्रकार से छापे पड़े भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता, क्या मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, कोई भाजपा से जुड़ा है, कोई सपा से जुड़ा है, कोई कांग्रेस से जुड़ा है, कोई जेडीयू से जुड़ा है, जुड़े होने का अभिप्राय यह नहीं है कि उसको किसी प्रकार की छूट मिल जाएगी। अगर भ्रष्टाचार किया है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। एजेंसियां अपनी आंखें नहीं मूंद सकती है। ये जो गड्डियां निकल रही है ना, ये नोट बरामद हो रहे हैं, आंखों के सामने दिखाई पड़ रहे हैं, क्या उसके बावजूद आंखें मूंदी जा सकती है? ये गड्डियां जो दिखाई पड़ी है आपके चैनल स्क्रीन पर, आपने दिखाए होंगे, और ना हो तो एक बार फिर दर्शकों को दिखाइए कि किस तरह से गड्डियां बरामद हो रही है। ये चुनाव के जो एक शुचिता का त्योहार है, लोकतंत्र का पर्व है, इस लोकतंत्र के पर्व को कलंकित करने का प्रयास अगर कांग्रेस करेगी तो वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, मैं सवाल का जवाब दूंगी। ठीक है राकेश जी, सीआरपीएफ पर आरोप लगा रहे हैं, यानी देश के वो जवान जो अपनी जान जोखिम में डाल करके हमारी सुरक्षा के लिए लगे हैं, नक्सल एरिया में महीनों तक किस तरह से काम करते हैं, उन सीआरपीएफ पर टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं राकेश जी कि चुनाव से ठीक पहले प्रयास करेंगे। इसी तरह का हमने देखा था ना 2018 से पहले सीडी कांड में भूपेश बघेल जेल भी पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद भी क्या हश्र हुआ? आपने खो दिया अपने हाथ से वो राज्य। क्या अपेक्षा कर रही है? क्या चुनाव के दरमियान एजेंसीज अपना काम करना बंद कर दें? क्या चुनाव के दौरान कोई भी भ्रष्टाचार की गतिविधियों को निर्बाध गति नहीं, मैं कोई अपेक्षा नहीं कर रही, ये तो आरोप विपक्ष के हैं, उन्हीं से मैं इसका जवाब भी लूंगी। लोकतंत्र को बदनाम किया जाए, ठीक है, मैं उन्हीं से इसका जवाब लूंगी। मैं इस बीच वैभव का मैं रुख कर लेती हूं। वैभव, राकेश जी सीधा कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार जहां भी होगा वो बड़ा मुद्दा बनेगा और यहां पर भी प्रभावित करेगा
इस चुनाव को? देखिए, यही इसी बात को तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा छत्तीसगढ़ में बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा छत्तीसगढ़ में बड़ा मुद्दा होता तो आपको याद है कि 2012 में नान घोटाला हुआ था, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह की सरकार बनी जिस पर 36,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगे। उस मामले में अभी भी जांच जारी है और जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये सवाल उठाए जाते हैं कि हमने ईडी को कई बार पत्र लिखा लेकिन नान मामले की जांच करने के लिए ईडी तैयार नहीं है। क्यों वो ये सवाल नहीं पूछा जाता कि सीएम मैडम, सीएम सर कौन थे? इस बात की जो है जानकारी, इस बात की तस्दीक क्यों नहीं की जाती? ईडी की तरफ से इस मामले में पूछताछ क्यों पूर्व मुख्यमंत्री से नहीं होती? ये सवाल उठाया जाता है। तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भ्रष्टाचार का अगर मुद्दा छत्तीसगढ़ में होता तो इस मुद्दे पर जो है जीत विपक्षी पार्टियों को मिलती। ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे मुद्दा हमेशा से धान, किसान और आदिवासियों का रहा है, जल जंगल जमीन का रहा है और इसी मुद्दों को केंद्रित करके जो विपक्ष के नेता हो या फिर सत्ताधारी दल के लोग हो वो अपनी घोषणा पत्र तैयार करते हैं। अभी जब बीजेपी की तरफ से घोषणा पत्र तैयार किया गया तो उसमें 3100 रुपये धान के समर्थन मूल्य देने की बात की गई, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी की बात हुई, तेंदुपत्ता के संग्राहकों को 5500 देने की बात हुई। तो जब आप ज्यादा रकम देने की बात करते हैं जिसका कल तक आप विरोध कर रहे थे, तो इससे साबित होता है कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का मुद्दा बड़ा नहीं है। उससे बड़ा मुद्दा धान, किसान और आदिवासियों का है, जिसे भुनाने के लिए बीजेपी भी कोशिश कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। यही वजह है कि कांग्रेस की घोषणाओं में ये सारे विषय रहते हैं जो विषय बीजेपी की तरफ से उठाए जाते हैं। भ्रष्टाचार का विषय होता तो इसे ही केंद्र के बिंदु में रखते, प्राथमिकता से इसे बिंदु में तय किया जाता, घोषणा पत्र के पहले बिंदु में इसी मुद्दे को उठाया जाता, न कि धान, किसान और आदिवासियों के मुद्दे को उठाया जाता। बिल्कुल, जवाब दीजिए राकेश जी। देखिए, धान, किसान और आदिवासी के मुद्दे कभी भी उनको गौण नहीं किया जा सकता है। निश्चित तौर पर वेलफेयर स्टेट में सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि जिसको मदद की जरूरत हो उसको निश्चित तौर पर मदद किया जाना चाहिए। किसानों को मदद की आवश्यकता है, बिल्कुल की जाएगी, लेकिन ये भ्रष्टाचार, ये किसानों का ही तो पैसा है ना, ये मजदूरों का ही तो पैसा है ना। ये भ्रष्टाचार जो जेबों तक चला जाता है, ये जो दिल्ली तक एटीएम से वसूली होकर के जाती है, ये नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के बिल्कुल संकल्पबद्ध है और ये प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है कि मोदी जी ने भ्रष्टाचार को लेकर के कठोरता दिखाई थी, दिखाई है और दिखाते रहेंगे।